हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट्स चैप्टर की जो मिसलेनियस है उसके 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है ना। तो इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये होते हैं प्रॉपर्टीज़ से। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो देखेंगे कि मैंने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर उन वीडियोस में, लेकिन जो इस वीडियो पर नए हैं उनको समझने में दिक्कत ना हो और जिन्होंने पहले वीडियो देख रखी है उनको भी आराम से समझ में आए, ताकि इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, प्रॉपर्टीज़ जो इसमें यूज़ हो रही हैं वो मैंने लिख दी हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर हमें कौन कौन से सेट दिख रहे हैं। ए दिख रहा है, यूनिवर्सल दिख रहा है। और तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ना इन प्रॉपर्टीज़ को मतलब एक प्रूव हो जाएगा आपको, ताकि हमें आगे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आप सारी प्रॉपर्टीज़ समझ जाओगे। अगर प्रॉपर्टीज़ समझ गए बस, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन अभी करवाता हूँ, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज़ समझ लो। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और एक ए ले लिया। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देखो भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से जो ए वाले एलिमेंट है वो हटा दो। तो 1 2 3 हटा दिया तो क्या होगा, 4 और 5, ठीक है ना। अब आते हैं प्रॉपर्टी पे। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए का जब आप यूनियन करोगे 5 के साथ, देखो भाई ए क्या है, 1 2 3। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसका यूनियन निकालोगे एक खाली सेट के साथ, यूनियन, तो यूनियन क्या होता है, ये वाले सारे, ये वाले सारे। तो भाई 1 2 3 तो आएगा। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर आप किसी भी सेट का यूनियन करते हो 5 के साथ तो आपको वही का वही मिलेगा। भाई देखो, इस सेट का जब मैंने यूनियन करा इसके साथ तो वही का वही तो मिला। तो आगे हम अगर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ए यूनियन 5, किसी भी सेट का यूनियन करोगे 5 के साथ तो आपको वही का वही मिलने वाला है। और किसी भी सेट का यूनियन खुद के साथ, देखो भाई, अगर मैं 1 2 3 का यूनियन करूं 1 2 3 के साथ तो 1 2 3 तो आएगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई, यूनियन क्या होता है, ये वाले सारे रिपीट हो रहे हैं तो एक ही बार तो लिखूंगा। तो किसी भी सेट का यूनियन करोगे उसी के साथ तो वही का वही मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप यूनिवर्सल का यूनियन करते हो ए के साथ, देखो भाई, इन दोनों का अगर मुझे यूनियन करना है तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ही तो आएगा। यानी कि यूनिवर्सल का यूनियन किसी भी सेट के साथ यूनिवर्सल का यूनिवर्सल ही आता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। भाई आपके पास है एक नल सेट और एक ए। देखो भाई, एक खाली है और एक 1 2 3 है। तो क्या दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो, क्या आपको दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। यानी कि 5 और किसी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, नल सेट ही मिलेगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी ज़रा ध्यान से समझ लो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी। देखो, इसको ना ऐसे समझो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x + y। ये आपसे, इस चीज़ से आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक हिडन साइन होता है इनटू। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूँगा, 2 × x + 2 × y, ऐसे तो लिखूँगा। तो देखो, यहाँ पर भी यही हो रहा है। आप 2 की जगह पे किसको मानो, a को, इंटू की जगह पे किसको मानो, इंटरसेक्शन को, और x और y की जगह मानो b और c को, और यूनियन प्लस की जगह, पूरा मैंने बताया, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है, 2 × x, तो क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b लिखा। फिर जो साइन होता है बीच में वही का वही आता है, यूनियन है तो यूनियन का यूनियन आएगा। और फिर क्या होगा, 2 × y था तो ये हो गया a इंटरसेक्शन c, इस तरीके से। तो क्या लिखोगे आप, पहले a इंटरसेक्शन b, फिर ये साइन एज इट इज, फिर a इंटरसेक्शन। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हो, अगर ऐसा लिखा हुआ आया तो आप ऐसा लिख सकते हो। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ आ गया तो कैसे बंद करोगे इसको, देखो, ए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है ना, तो ए इंटरसेक्शन लिख दिया, फिर इन दोनों का यूनियन, बी यूनियन सी। तो इसको ऐसे बंद करना होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अगला क्या है,
अगर आपने ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करा, देखो भाई इसका और इसका यूनियन करना ज़रा, 1 2 3 और 4 5 का यूनियन करो, क्या आएगा 1 2 3 4 5 ही तो आएगा। और 1 2 3 4 5 क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यानी कि किसी भी सेट का अगर आप यूनियन करते हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालते हो यूनिवर्सल के साथ, देखो भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, यूनिवर्सल और ए में कॉमन क्या है, 1 2 3 तो है, तो 1 2 3 क्या है, ए तो है। यानी कि किसी भी सेट को आप यूनिवर्सल के साथ कॉमन निकालोगे तो वही का वही सेट कॉमन निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 9 प्रॉपर्टीज़, ये 8 प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस करी एग्जाम्पल के साथ, ये आपको प्रॉपर समझ में आई होंगी। अगर मैं इन प्रॉपर्टीज़ को अब यूज़ करूँगा तो आप दिमाग में रखना, हाँ भाई ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। बोल रहा है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी दिस इक्वल, ये इक्वल प्रूफ करने हैं और ये इक्वल प्रूफ करने हैं। अब देखो भाई कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ना एग्जाम्पल से कर देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जाम्पल मान लूँ ए 1 2 3 और बी मान लूँ 3 4 5। अगर ये मैं एग्जाम्पल मान लूँ कोई भी जो आपके मन में आ रहा है वो आप एग्जाम्पल मान लो ए और बी। अगर आपने एग्जाम्पल मानकर ये क्वेश्चन करा तो यूँ हो जाएगा, एक चुटकी बस ख़त्म, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर एग्जाम्पल मान के कर दिया तो आपने, देखो सबसे पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है भाई। उसके बाद ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, ए में से जो बी के एलिमेंट है वो हटा दो, तो बी का एलिमेंट कौन है, 3 हटा दो, बचा 1 2। अब इन दोनों में क्या करना है, यूनियन करना है, 3 में 3 का यूनियन करना है 1 2 के साथ। तो क्या आया 1 2 3, यही तो आया। और 1 2 3 क्या है, ए तो है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए, देखो यही तो लाना था, ए के इक्वल ही तो लाना है, इसको ए के इक्वल लाना है। ऐसे ही एग्जाम्पल से ये भी बड़ी आराम से प्रूव हो जाएगा। लेकिन कई टीचर्स, कई स्कूल के टीचर जो है इस मेथड को एक्सेप्ट करते हैं, कई स्कूल के टीचर इस मेथड को मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं भाई इससे आपको एग्जाम्पल से नहीं करना है ये क्वेश्चन, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई ये प्रॉपर्टीज़ लगा करके आपको क्वेश्चन करना है। तो एग्जाम्पल से मैंने बताया बहुत आराम से आपको समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं है एग्जाम्पल से। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे प्रॉपर्टी से। अब देखो ये समझो प्रॉपर्टी से कैसे होता है। पहले ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखो भाई अब यहाँ पर देखो भाई सबसे पहले ए माइनस बी को, यहाँ पर जो ए माइनस बी होता है इसका मतलब होता है ए बट नॉट बी। इसको ना दूसरा तरीका होता है लिखने का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये दोनों ही सेट मतलब ए माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अब कई बच्चों में अगर शक पैदा हो रहा है तो मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि ये दोनों इक्वल है। इन दोनों का मतलब एक ही है, आप समझ लो। देखो भाई मान लो ए है 1 2 3 4 और बी है मान लो 3 4 5 6। मैं बोल रहा हूँ आप ए माइनस बी लिखो या ए इंटरसेक्शन बी बार लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। अब प्रूफ करते हैं इसको। देखो पहले ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी मतलब ए में जो बी के एलिमेंट है वो हटा दो, 3 4 है वो हटा दिया, तो क्या बचा 1 2, ए माइनस बी आ गया। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सल भी मान लेते हैं, यूनिवर्सल मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अगर आपको बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 4 5 6 हटा दो, यूनिवर्सल में से निकलेगा ना ये। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 3 4 5 6 हटा दो, तो क्या बचा 1 2 7 8, तो लिख दिया मैंने 1 2 7 और 8। अब आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी बार निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो भाई ए में और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 ही तो कॉमन है। तो उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल से कि ए माइनस बी को दूसरा तरीका होता है लिखने का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, ए यूनियन बी को, सॉरी ए इंटरसेक्शन है यहाँ पर, दोबारा से लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और मैंने क्या करा ए माइनस बी की जगह पे लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको दिख रहा होगा
कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। देखो भाई, देख लो, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी और सी। देख लो, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी और बी डैश। तो मैंने क्या बोला था, इसको बंद कैसे करते हैं, इसको बंद कैसे करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन आएगा, दोनों में कॉमन ये रहा, ए इंटरसेक्शन लिख दो पहले, दोनों में जो ये वाला पार्ट है कॉमन है वो यहाँ पे लिख दो। फिर ब्रैकेट में क्या आता है, बी यूनियन सी, तो क्या लिखेंगे, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कर लिया यूज। अब देखो भाई, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, किसी भी सेट का जब यूनियन करोगे कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या मिलेगा, यू। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई ए इंटरसेक्शन, क्या मिलेगा आपको, यू मिलेगा। साइड में लिख देना ज़रूर पेपर में कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है, ये साइड में लिख देना, ठीक है ना, इसके भी मार्क्स होते हैं। और किसी भी सेट का अगर आप कॉमन निकालोगे यूनिवर्सल के साथ, देखो ये रहा, किसी भी सेट को कॉमन निकालोगे यूनिवर्सल के साथ तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यानी कि प्रूव हो गया ए इक्वल्स टू, साइड में लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन यू क्या होता है, ए होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न करके उसको यूज करना है, उसको अप्लाई करना है, उसके बाद ये चीज़ें आपकी प्रूफ होंगी, ठीक है ना। अगला पकड़ते हैं, अगला क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए, किसके इक्वल लाना है, ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल लाना है, ए यूनियन बी के। देखो भाई फिर से क्या, बी माइनस ए को, देखो भाई अब बात समझो, यहाँ पर देखो ए माइनस बी था तो क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। देखो माइनस के बाद जो लिखा होता है ना उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया ना, अगर ए माइनस बी लिखेगा तो ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और अगर बी माइनस ए लिखेगा तो बी इंटरसेक्शन ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटाकर ये लगा रहा हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी, पहले ए का बी के साथ यूनियन, फिर जो बीच में साइन है वो एज इट इज, फिर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, सॉरी इंटरसेक्शन है ना, ए यूनियन बी हो गया और उसके बाद ए का इसके साथ, उसके बाद अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अभी पढ़ा हमने। देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू, तो मैंने यहाँ पर यूज करा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि भैया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू होता है। अब देखो ये सेट है और ये यू है, किसी भी सेट को जब आप u में से कॉमन निकालोगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, कोई भी सेट हो भैया, कोई भी सेट हो, अगर आप उसके पास यूनिवर्सल में से कॉमन निकाल रहे हो तो आपको वही का वही सेट मिलेगा वापस से, ठीक है ना। अगर मान लो ए यूनियन बी है और आप उसको यूनिवर्सल में से कॉमन निकाल रहे हो, चाहे इसको एग्जाम्पल समझ लो, मान लो ए है 1 2 और बी है मान लो 2 3, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3, और यूनिवर्सल मान लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो भाई कॉमन निकालो जरा, यू में और ए इंटरसेक्शन बी में, यू में और ए इंटरसेक्शन बी में, यू में और ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, 1 2 3 तो कॉमन है। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी यूनिवर्सल में से आप कोई सेट कॉमन निकालोगे तो वही का वही मिलेगा आपको। तो क्या प्रूव करना था, ए यूनियन बी तो लाना था। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज लगा करके इन क्वेश्चंस को हम प्रूव करते हैं। ये एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप पेपर में मत करना, पेपर में आपको बस ये शो करना है, ठीक है ना। और जो फॉर्मूले जो प्रॉपर्टीज है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही कुछ, इसमें बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर लाना है आपको, ए के बराबर लाना है। अब देखो भाई यहाँ पर ना आपको ये दिमाग लगाना है, क्या मैं ए को ए इंटरसेक्शन यू लिख सकता हूँ। देखो भाई क्या मैं ए को ए इंटरसेक्शन यू लिख सकता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था, ये आ रहा था,
और मैं ये लिख रहा था। अब मेरे पास ये आया, मैंने ये लिख दिया, साइड में लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू क्या होता है, ए होता है। अब आप कहोगे कि भैया मेरा कैसे दिमाग चलेगा पेपर में, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये सब मैं कैसे सोचूंगा। देखो भाई, ए को ए इंटरसेक्शन यू ही क्यों लिखा, देखो भाई क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना है, कुछ इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन टाइप ही कुछ बनाना है। तो मैंने सोचा यार ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करूं कि वही का वही आ जाए, तो ए का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वही का वही आता है, इसलिए हमने क्या करा, ए को ए इंटरसेक्शन यू लिख लिया। अब लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलती है, देखो ए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन है, फिर ब्रैकेट में क्या आता है, यू यूनिवर्सल यूनियन बी, यूनिवर्सल यूनियन बी। अभी हमने पढ़ा था किसी भी सेट का जब यूनिवर्सल करोगे, यूनियन करोगे यूनिवर्सल के साथ, तो आपको वही का वही सेट मिलेगा। देखो पहली प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी थी, किसी भी सेट का जब यूनियन करोगे यूनिवर्सल के साथ तो वही का वही मिलेगा। तो भाई जब बी का करोगे यूनिवर्सल के साथ यूनियन तो यू ही मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन ये आ गया यू, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। उसके बाद ये तो फिर से वही आ गया, दोनों में कॉमन क्या होगा, ए और यू में कॉमन क्या होगा, ए ही तो होगा, और ए ही लाना था, ठीक है ना। सेकंड पे आ जाते हैं अब, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या लाना है, ए लाना है। अब कैसे लाएंगे देखो, अब यहाँ पर यूनियन है, ए यूनियन है, तो ए को मैं क्या लिखूं कि यूनियन टाइप बन जाए, मतलब ए का किसके साथ यूनियन करूं कि ए का ए मिल जाए, तो ए का यूनियन करो फाई के साथ। देखो पहली प्रॉपर्टी, ए का यूनियन फाई के साथ वापस से ए मिलता है। अब यूनियन क्यों सोचा, क्योंकि अगले ब्रैकेट में भी क्या चल रहा है, यूनियन चल रहा है। यहाँ पर इंटरसेक्शन चल रहा था इसलिए इंटरसेक्शन सोचा, यहाँ पर यूनियन चल रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी ना, इसलिए यहाँ पर यूनियन सोचा। तो ए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए यूनियन फाई क्या होता है, ए होता है। तो प्रॉपर्टी यूज कर ली, ए को ए यूनियन फाई लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखो भाई ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, देखो ए यूनियन हो गया। उसके बाद क्या आएगा, फाई इंटरसेक्शन बी, फाई इंटरसेक्शन बी। अब किसी भी सेट को आप नल में से कॉमन निकालोगे, भाई नल सेट में और किसी भी सेट में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, नहीं। तो फाई इंटरसेक्शन ए क्या होता है, फाई होता है, अभी पढ़ा पीछे देखो, फाई इंटरसेक्शन ए क्या होता है, फाई होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो ए फाई इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई। और किसी भी सेट का जब यूनियन निकालोगे फाई के साथ तो वही का वही, देखो ए यूनियन फाई क्या होता है, ए ही तो होता है, अभी ऊपर यूज करें। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रॉपर्टीज बस नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने लिखी वही उतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको, और ये आप क्वेश्चंस तभी कर पाओगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल से बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ टीचर कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज लगाकर ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, तो आप ये प्रूव कर दो कि ज़रूरी नहीं कि बी और सी भी इक्वल हों। देखो भाई, जैसे मान लो मैंने मान लिया एक सेट 1, ठीक है, और मैंने दूसरा सेट मान लिया सपोज 1 2, और तीसरा सेट मान लिया सपोज 1 3 4 5 6, जो मर्जी मान लो। अब आप यहाँ पर जरा ए और बी में कॉमन निकालना, क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। ए और सी में कॉमन निकालना, क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। ए और सी में 1 ही तो आ रहा है। देख लो भाई, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन क्या बी और सी इक्वल है, नहीं। तो भाई प्रूव हो गया कि अगर मान लो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी भले ही इक्वल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बी और सी भी इक्वल होंगे। मतलब ए कॉमन आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि बी और सी इक्वल होंगे।
तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल से शो कर सकते हो। अब कई बच्चे बोलेंगे कि अगर मैं सी को 1 2 मान लूँ तो 1 2 पर भी तो ऐसा हो रहा है, देखो ए और बी में कॉमन 1 आ रहा है, ए और सी में 1 आ रहा है, तब तो ये ठीक हो रहा है। तो भाई ये एक सिर्फ सिचुएशन ऐसी है जिस पर ये ठीक हो रहा है, बाकी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिस पर ये क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो अगर एक भी सिचुएशन पे गलत हो गया ना तो हम गलत ही मानते हैं उसको, फिर सही नहीं मानते, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया, इसलिए बी और सी इक्वल। ज़रूरी तो नहीं है ना कि बी और सी इक्वल हो, यही तो वो बोल रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि बी और सी इक्वल हो। तो नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है बी और सी इक्वल हो, ठीक है। अगला 11 क्वेश्चन, ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना। इसमें बोल रहा है कि मान लो ए और बी दो सेट है, इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के, दोनों ही फाई है, ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों ही फाई है, और ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स बराबर है एक्स कोई भी एक सेट है। तो आपको प्रूव करना है कि ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें प्रूव करना है दोनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है ना। दोनों के इंटरसेक्शन क्या दे रखे हैं, फाई, और दोनों के यूनियन क्या दे रखे हैं, इक्वल। मुझे प्रूव करना है ए और बी इक्वल होगा, एक्स कोई भी सेट जो आपके मन में आए वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ये ए के बराबर होगा। यही बस यही स्टेप आपको इस क्वेश्चन में समझना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये एक स्टेप समझना है बस कि ये कैसे हुआ। देखो भाई ए यूनियन एक्स, ए कोई भी एक सेट है, एक्स कोई भी एक सेट है, दोनों का यूनियन करा तो उसके अंदर ए के एलिमेंट भी आ गए, एक्स के एलिमेंट भी आ गए। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, ए और एक्स कोई दो सेट है, यूनियन करा उसके अंदर ए के एलिमेंट भी आ गए, एक्स के एलिमेंट भी आ गए। अब आप उसको कॉमन निकाल रहे हो ए से, तो ए वाले कॉमन नहीं आ जाएंगे। देखो मान लो ए एक सेट है 1 2 3, एक्स एक सेट है 3 4 5, मैंने ए यूनियन एक्स करा तो उसके अंदर ए वाले भी आ गए, एक्स वाले भी आ गए। अब आप इसको कॉमन निकाल रहे हो ए में, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 तो है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स क्या देगा आपको, वापस से ए दे देगा। तो भाई एग्जाम्पल से तो चलो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड में आप इस चीज़ को करना कि भैया इसमें ए के एलिमेंट है, एक्स के एलिमेंट है, कॉमन निकाल रहा हूँ ए के साथ, तो ए वाले ही तो कॉमन आएंगे, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ए यूनियन एक्स मुझे इक्वल दिया हुआ है बी यूनियन एक्स के, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में, क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो मैंने इसको यूज़ करा, ए यूनियन एक्स को लिख दिया बी यूनियन एक्स। अब इसमें लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन बीच में एज इट इज़, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स। तो यहाँ पे क्या लगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो जो ए इंटरसेक्शन एक्स है यार, ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन एक्स, बीच में यूनियन एज इट इज। अब देखो भाई ए इंटरसेक्शन एक्स 5 दिया हुआ है कि नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको मैंने लिख दिया 5, साइड में लिख देते हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन एक्स 5 दे रखा है। अब यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी, किसी भी सेट का अगर आप यूनियन करोगे 5 के साथ तो वही का वही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ए यूनियन 5 आपको ए ही मिलेगा, तो इन दोनों का यूनियन आपको यही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसको 1 मान लिया। अब अगले वाले पर आओ, बी के साथ, क्योंकि ए और बी पे चल रहा है ना खेल, ए वाला तो कर दिया, अब बी पे देखो क्या ऐसे लिख लूँ, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बी होगा। फिर से वही बात, इसमें बी के भी एलिमेंट है, एक्स के भी एलिमेंट है, और बी वाले कॉमन निकाल रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, बी तो होगा। तो ये चीज़ अब क्लियर है। बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स और ए यूनियन एक्स इक्वल है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको ए यूनियन एक्स लिख दिया, साइड में लिख देंगे कि दोनों के यूनियन आपस में दिए हुए हैं इक्वल। अब इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी, बी इंटरसेक्शन ए डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव,
और बी इंटरसेक्शन एक्स देख लो क्या दे रखा है, 5 दिया हुआ ना, बी इंटरसेक्शन एक्स 5 है। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन a ये है 5, b इंटरसेक्शन x क्या दिया हुआ है 5। अब इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे तो आपको यही वाला सेट मिलेगा, क्योंकि वही a यूनियन 5 क्या होता है, a होता है। तो इन दोनों का यूनियन यही होगा। अब देखो भाई फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर भी a इंटरसेक्शन b है, b इंटरसेक्शन a है। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि ए बी में कॉमन निकालो या बी ए में कॉमन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होते हैं। तो 1 and 2 में ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो ए और बी भी क्या हो गए, तो प्रूव हो गया ए सेट इक्वल होगा बी के। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस ज़रूर करना है इसकी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5। देखो भाई आपको ऐसे सेट फाइंड करने हैं जिस जब आप ए और बी में कॉमन निकालो, बी और सी में कॉमन निकालो, ए और सी में कॉमन निकालो, तो वो नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। लेकिन जब आप तीनों में कॉमन निकालो तब कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे आपको 3 सेट दिमाग से सोचने हैं। तो मैंने मान लिया ए है 1 2, बी है 1 3 और सी है 2 3। देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है 1। फिर बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन क्या है 3। फिर ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, सॉरी 2। तो तीनों ही क्या है नॉन एम्प्टी सेट है कि नहीं। लेकिन जब मैंने तीनों में कॉमन निकालना चाहा, तीनों में कॉमन निकालना चाहा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो भाई आपको ये एग्जाम्पल्स इस तरीके से सेट करने होंगे कि कंडीशन वेरीफाई हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी दिमाग लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। चाहे तो आप यही एग्जाम्पल्स याद कर लो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन प्रूफ। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। देखो भाई सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक रेक्टेंगल के अंदर 600 बच्चे हैं, ये यूनिवर्सल सेट होता है। बोल रहा है सर्वे हुआ 600 स्टूडेंट का, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर 600 बच्चे हैं। बोल रहा है 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। तो मैंने मान लिया टी वाले बच्चे क्या हैं, मैंने जो भी बच्चे टी को ले रहे हैं वो मैंने ए मान लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए 150। फिर बोल रहा है 225 टेकिंग कॉफ़ी, तो कॉफ़ी वालों को बी मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए 225। ठीक है भाई। और 100 वर टेकिंग बोथ, बोथ जब भी आ जाएगा तो क्या यूज़ होता है ए इंटरसेक्शन बी। मैंने बताया था बोथ में एंड में इंटरसेक्शन यूज़ होता है। तो 100 बंदे हैं ऐसे जो दोनों लेते हैं टी बी और कॉफ़ी भी। आपको बताना है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। मतलब आपको ऐसे बच्चे बताने हैं जो ना तो टी लेते हैं ना ही कॉफ़ी, ठीक है ना, ना ही टी लेते हैं ना ही कॉफ़ी, कुछ और ही लेते हैं, वो पता नहीं क्या, ए और बी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 2 सर्कल बना लिए, ए है टी वाला और बी है कॉफ़ी वाला, ठीक है। देखो भाई रेक्टेंगल के अंदर 600 बच्चे हैं, तो कह सकता हूँ यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं। अगर मैं ये निकाल लूँ कि इन दोनों सर्कल में कितने बच्चे हैं, मतलब इन दोनों सर्कल में, मतलब मुझे ऐसे बच्चे निकालने हैं जो या तो टी लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं या दोनों लेते हैं। उसके बाद अगर मैं इनको टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरे पास वो बच्चे आ जाएंगे जो इन दोनों सर्कल के बाहर हैं। सही बात है कि नहीं भाई। इन दोनों सर्कल के अंदर वही बच्चे होंगे जो या तो टी लेते हैं या कॉफ़ी या दोनों, मतलब कि, और इन दोनों सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो यूनियन रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम एन ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन
तो ये हो गया हमारा 150, ये हो गया 225, माइनस कर दो 100, तो 150 में से 100 गया 50, तो ये आ गया 275। अब 275 इन दोनों सर्कल के अंदर है, टोटल है 600, 275 बैठे हैं इन दोनों सर्कल के अंदर, बाकी बच गए बाहर वाले, कैसे आएंगे? माइनस करके। तो मुझे निकालने हैं नीदर टी नॉर कॉफ़ी वाले, निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल में से यूनियन क्या कर दो? माइनस। यूनिवर्सल में कितने हैं? 600, और ये 275 माइनस करके आया 325 बच्चे ऐसे हैं जो ना टी लेते हैं और ना ही कॉफ़ी। ठीक है, 14 पे आ जाओ। इसमें बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो हिंदी वाले बच्चे क्या मान लेते हैं? ए, और वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो गया? 100। 50 नो इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले बच्चे बी मान लेते हैं, तो बी में कितने हो गए? 50। एंड 25 नो बोथ, बोथ का मतलब मैंने क्या बताया? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी हो गया 25। बोल रहे हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया कि वो जो बच्चे हैं ना वो इन दोनों सर्कल के अंदर है, इन दोनों सर्कल के अंदर है वो, क्योंकि बोल रहा है हर एक बच्चा या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है। तो भाई ऐसे बच्चे इन दोनों सर्कल के अंदर ही लाई करेंगे, क्योंकि बाहर तो वो लाई करेंगे जो हिंदी या इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन इनमें कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो नहीं जानता हो हिंदी इंग्लिश, तो इन दोनों सर्कल के अंदर है बच्चे। तो वो बोल रहा है कि आप बताओ कितने बच्चे होंगे टोटल। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब सारे बच्चे इन्हीं दोनों सर्कल के अंदर है तो आपको क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो क्या होगा? एन ए प्लस एन बी, एन ए इंटरसेक्शन, तो ये हो गया 100 प्लस 50 25। तो 125 ऐसे बच्चे होंगे जो या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, दोनों जानते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज से लेकर के 14 तक के क्वेश्चंस ये आपको समझ में आए होंगे। वीडियो में अगर कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।